हाँ भाई, क्या सवाल? 18वीं शताब्दी में दुनिया के सबसे धनी देश कौन से थे? 18वीं शताब्दी में दुनिया के सबसे रिच कंट्री थे भारत और चीन। नेक्स्ट। 1840 में कौन सी घटना हुई? 1840 में आलू का अकाल गिरा था। आयरलैंड जो है ब्रिटेन के, वहां पर एक देश है। आलू वहां का मुख्य भोज्य पदार्थ है। उसका अकाल यानी आलू खराब हो गए थे, ज्यादा बर्फ गिर गई थी। बर्फ गिरने के कारण आलू की फसल पूरी खराब हो गई थी, तो इसलिए उसको कहते हैं आलू अकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1890 में कौन सी घटना हुई? 1890 में अफ्रीका में रिंडर पेस्ट नाम की बीमारी फैल गई थी, पशु प्लेग। उसके कारण क्या हुआ था कि वहां के ऑलमोस्ट पशु मारे गए थे, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। नेक्स्ट। 1921 में कौन सी घटना हुई? हाँ, 1921 में जो अनुबंधित श्रमिक कानून था, एग्रीमेंट के तहत श्रमिकों को विदेश भेज दिया जाता था, वो कानून समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट। एशिया महाद्वीप के चीन से रेशम मार्ग से कौन सी वस्तु यूरोप पहुंची थी? हाँ, यूरोप यानी एशिया से, यानी चाइना से, भारत से रेशम मार्ग के तहत कौन से सामान जाते थे? तो वे जाते थे भाई रेशम और पॉटरी इसको बोलते हैं, यानी जैसे चीनी मिट्टी के बर्तन, कप प्लेट आपने देखे होंगे, इस टाइप्स की चित्रकारी किए हुए बर्तन वहां पर जाते थे। नेक्स्ट। दक्षिण पूर्व एशिया महाद्वीप में भारत से कौन सी वस्तु यूरोप पहुंची? भारत से जाते थे कपड़ा और मसाला। मसालों के मामले में आज भी भारत का केरल जो स्टेट है वो सबसे टॉप पे है। उसको मसालों का राज्य या स्पाइसी स्टेट कहा जाता है। विदेश तक हमारे मसाले आज भी वहां पहुंचते हैं। नेक्स्ट। यूरोप से एशिया महाद्वीप में कौन सी वस्तु पहुंची थी? हाँ, यूरोप से भी कुछ जैसे सोना, चांदी, आभूषण, इस टाइप्स के सामान आते हैं। नेक्स्ट। आलू, सोयाबीन, मूंगफली, मक्का, शकरकंद आदि खाद्य पदार्थ कितने वर्ष पहले भारत में नहीं थे? 500 साल पहले। आलू, सोयाबीन, मूंगफली, मक्का, शकरकंद आदि खाद्य पदार्थ किस महाद्वीप से यूरोप व एशिया में पहुंचते थे? पहले ये दक्षिण अमेरिका से पहुंचे यूरोप, क्योंकि पुर्तगाल के बहुत सारे नाविक थे या पुर्तगाल के लोग थे, औपनिवेशिक ताकतों की शक्तियां थी जो अमेरिका गए थे, खासकर दक्षिण अमेरिका। और वहां से फिर वो ये जो फसलें थी उनको यूरोप लाए और यूरोप से फिर ये भारत आए। उसके बाद अब ये भारत में भी पैदा किए जा रहे हैं। नेक्स्ट। किस महान खोजी की यात्रा के बाद आलू, सोयाबीन, मूंगफली, मक्का, शकरकंद आदि खाद्य पदार्थों की पहुंच हम तक पहुंची? 1492 में कोलंबस गया था। उस खोजी यात्री के कारण उन कॉन्टिनेंट की सारी दुनिया के साथ इंट्रोडक्शन हुआ और उसके बाद फिर वहाँ के ये जो पदार्थ थे वो दुनिया में फैल गए। नेक्स्ट। रेशम मार्ग से कौन सा धर्म एशिया से यूरोप पहुंचा? रेशम मार्ग से कौन सा पूछ रहे हो? धर्म एशिया कहाँ से? एशिया से यूरोप। अच्छा, एशिया से यूरोप पहुंचा था बौद्ध धर्म। महात्मा बुद्ध ने जिस धर्म की शुरुआत की थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन। रेशम मार्ग से कौन सा धर्म यूरोप एशिया से पहुंचा? ठीक ढंग से पूछिए। रेशम मार्ग से कौन सा धर्म यूरोप से एशिया पहुंचा? हाँ, यूरोप से एशिया कौन सा पहुंचा? तो वो था ईसाई धर्म। ईसाई मिशनरीज उनको बोलते हैं, जो अपने धर्म के प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं, तो वहाँ से वो यहाँ पर आए। नेक्स्ट। खाद्य पदार्थों की उपलब्धता पर तकनीक का क्या प्रभाव पड़ा? ओके, मैं इस प्रश्न का जवाब देता हूँ, तब तक आप बैठिए। नेक्स्ट स्टूडेंट आए, कोई भी एक स्टूडेंट आ जाओ, 1 बाई 1 आइए। कोई बात नहीं, एक एक करके। क्वेश्चन पूछा गया बेटा कि जो खाद्य पदार्थ होते, खाद्य पदार्थ समझते हो? फूड से रिलेटेड कोई भी पदार्थ है, जैसे भाई गेहूं, चावल, मक्का, सोयाबीन, आलू, शकरकंद, कोई भी सामान जिसको हम खाने के रूप में, भोजन के रूप में यूज करते हैं, टेक्नोलॉजी का क्या प्रभाव पड़ेगा? अब टेक्नोलॉजी देखो कई टाइप्स की होती है। टेक्नोलॉजी का मतलब शिप भी है भाई, रेफ्रिजरेशन टेक्नोलॉजी भी है, ठीक है। इनके द्वारा क्या होता, अब शिपों के द्वारा विदेश से माल हमारे तक पहुंच गया, यानी जो चीज आलू, शकरकंद, सोयाबीन ये सब दक्षिण अमेरिका में होते थे, वो टेक्नोलॉजी के द्वारा हम तक आ गए। और टेक्नोलॉजी में रेफ्रिजरेटर भी आता है। उसके द्वारा क्या हुआ, जो भोज्य पदार्थ पहले खराब हो जाया करते थे
अब रेफ्रिजरेशन के कारण से वो लंबे समय तक मेंटेन रहते हैं, यानी उसमें जो टेम्परेचर उसको चाहिए हम उसमें वो टेम्परेचर दे देंगे तो वो लंबे समय तक चलता है, तो विदेशों तक उसकी सप्लाई आसान हो जाती है। नेक्स्ट, वैश्विक अर्थव्यवस्था का कृषि पर क्या प्रभाव है? वैश्विक अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि अपनी देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना, ये ग्लोबलाइजेशन होता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था इसको आप कहते हैं। और वैश्विक अर्थव्यवस्था से क्या होता है कि विदेश का माल हमारे देश तक और हमारा माल विदेशों तक जाता है, और इसके द्वारा क्या प्रभाव पड़ेगा कि वहां से माल हमारे तक आएगा। जैसे आपने कॉर्न लाइक पढ़ा था कि विदेशों से कॉर्न, मक्का इंग्लैंड तक जाता था और वहां के लोगों की वो सप्लाई करता था। तो जो ये आपका क्वेश्चन क्या था, हाँ, वैश्वीकरण का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा, तो हमारे जो उत्पाद है वो विदेशों तक जाने लगे और विदेशों से जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे तक पहुंचने लगी। इस प्रकार से कृषि का प्रसार हुआ। लेकिन एक बात जरूर है कि अभी भी जो विदेश की कंपनियां हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करती क्योंकि खेती में मुनाफा कम होता है। नेक्स्ट, आयरलैंड में आलू अकाल का क्या प्रभाव पड़ा? आयरलैंड में 1840 में आलू का अकाल गिर गया था, यानी बहुत ज़्यादा बर्फबारी के कारण आलू की फसल खराब हो गई थी। तो आलू की कमी हो गई तो लोगों को भोज्य पदार्थ नहीं मिले, और भोज्य पदार्थ नहीं मिले तो क्या होगा, भूखे मरेंगे। तो भूख के कारण से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट, आलू के प्रयोग से गरीबों के जीवन में क्या परिवर्तन आया? हाँ, आलू एक ऐसी फसल है जो लंबे उसमें भोज्य पदार्थ के रूप में काम आती है और गरीबों तक भोजन आसान हो गया, आसानी से उपलब्ध उनको हो जाता था। ये उनके ऊपर प्रभाव पड़ा, यानी अवेलेबिलिटी जो है वो इजी हो गई। नेक्स्ट, दास व्यापार का क्या अर्थ है? दास व्यापार। दास व्यापार का मतलब होता है कि क्या होता था बेटा, पुराने टाइम में ना जब साम्राज्यवादी ताकतें होती थी, साम्राज्यवाद समझते हो, जब एक देश दूसरे देश पर कब्जा कर लेता था तो ऐसी दौर को साम्राज्यवादी ताकतें कहते हैं। तो उस दौर के अंदर क्या हुआ था कि उस दौर में साम्राज्यवादी ताकतों के दौर में, ठीक है, तो क्या हुआ, साम्राज्यवाद के दौरान जब एक देश दूसरे देश पर कब्जा कर लेता था तो उस टाइम की ये बात है। क्वेश्चन क्या था तुम्हारा, हाँ, दास व्यापार। तो यूरोप के बहुत सारे देश थे जिन्होंने एशिया पर, अफ्रीका पर, उन पर कब्जा किया और वहां से वे लोग क्या करते थे, एग्रीमेंट के तहत बहुत सारे लोगों को मजदूर बनाकर ले जाया करते थे और कभी कभी तो उनको सीधा सीधा परचेज कर लिया करते थे, खरीद लिया करते थे। ठीक है, ये बात लगभग 1700 1800 इन सालों तक चलती रही। इसको कहते हैं दास व्यापार, यानी उनको दास बनाकर, गुलाम बनाकर खरीद लिया जाता है, इसको कहते हैं दास व्यापार। नेक्स्ट, पेरू व मैक्सिको के खानों से निकली चांदी ने यूरोप को संपन्न कैसे बनाया? हाँ, पेरू और मैक्सिको, ये आज भी यदि आप देखेंगे ना, दुनिया में सबसे ज्यादा चांदी, सिल्वर जिसको आप बोलते हैं, जिसके आभूषण बनते हैं, ये है कंट्री पेरू और मैक्सिको। दक्षिण अमेरिका में है ये, एक मध्य अमेरिका में है मैक्सिको और पेरू जो है दक्षिण अमेरिका में। यहाँ की चांदी से यूरोप में चांदी आने लगी, आज भी वहां पर सिल्वर की खदान सबसे ज्यादा है और उसके कारण यूरोपीय देशों के अंदर ये मिनरल्स जब पहुंचते हैं तो उनके द्वारा, ये एक्चुअली में क्या है कि ये प्रीशियस मिनरल में आता है तो उनकी वैल्यूएशन थोड़ी ज्यादा रहती है। आज भी आप देखेंगे तो चांदी का भाव बहुत ज्यादा है और इसके कारण से क्या होता है कि यूरोपीय ताकतों के पास ये बहुत ज्यादा मात्रा में जमा हो गई और बहुत ज्यादा मात्रा में जमा होने के कारण वो देश धीरे धीरे अमीर बनते चले गए। ये उनके ऊपर प्रभाव है। नेक्स्ट, 19वीं शताब्दी में हजारों लोग यूरोप से अमेरिका यूरोप से अमेरिका चले गए। हालांकि अमेरिका की पूरी दुनिया के साथ जो जानकारी है वो 1492 के बाद हुई थी, कोलंबस की यात्रा के बाद, और वो बहुत सारे लोग यूरोप से अमेरिका में जाकर बस गए। नंबर एक, यूरोप के अंदर भूखमरी थी, उस जमाने में गरीबी थी इसलिए, और बहुत सारे लोग नए स्थान पर नए रोजगार की तलाश में भी चले गए। तो ये सारे कुछ कारण थे। नेक्स्ट, संसार में कपास की खेती को बढ़ावा क्यों?
इस प्रश्न का जवाब देते हैं, तब तक नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाओ। क्या होता है बेटा कपास की खेती? कहते हैं कि कपास की खेती दुनिया में क्यों बढ़ी? क्या हुआ 18वीं शताब्दी यानी लगभग 1730 70-30 कह लो या 1750 कह लो, उसके बाद धीरे धीरे दुनिया में कॉटन मिल लगने लगे। कॉटन मिल समझते हो? जैसे ये जो कपड़ा होता है ना, इस कपड़े की बुनाई होती है। कपड़े की बुनाई कैसे होती है? एक होता ताना, एक होता बाना। एक सीधा धागा होगा यानी एक हॉरिजॉन्टल होगा, एक वर्टिकल होगा। वैसे धागे को यूं पिरो देंगे। हाँ, तो ये जब तो जब ये धागा बनाया जाने लगा ना मशीनों में, तो कपास की डिमांड बढ़ गई। तो इस कारण से जो उष्णकटिबंधीय देश है यानी जहाँ पर साल भर गर्मी पड़ती है, उन देशों में कॉटन की खेती खूब ज्यादा होने लगी, जैसे भारत। चलिए, संसार में रबड़ की खेती को बढ़ावा क्यों मिला? सेम जवाब इसका है कि जब रबड़ के उद्योग लगे, रबड़ के टायर बनने लगे, गाड़ियां आ गई, गाड़ियों में रबड़, जैसे आपकी साइकिल से लेकर बड़े बड़े व्हीकल के जो टायर होते हैं, ट्यूब होती है, वो रबड़ की होती है। और रबड़ जो है वो भूमध्य रेखीय जलवायु में पैदा होता है, यानी मलेशिया दुनिया का सबसे ज्यादा रबड़ पैदा करने वाला देश है। मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, इन सब कंट्री में रबड़ बहुत ज्यादा होती है। भारत में भी बात करें तो केरल जैसे राज्यों में रबड़ की प्लांटेशन हो सकती है, भूमध्य रेखा के जो इक्वेटर के आसपास के एरियाओं में। तो रबड़ की डिमांड इसलिए बढ़ गई क्योंकि रबड़ के अब टायर और ट्यूब बनने लगे या रबड़ के सामान बनने लगे, जिसके कारण से उनकी डिमांड बढ़ी। नेक्स्ट, एल्डोराडो क्या था? एल्डोराडो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छोटा सा सवाल है आपसे कि एल्डोराडो क्या है? इसको कहते हैं बेटा गोल्डन गेट सिटी, सोने का शहर। अमेरिका के पश्चिम में एक शहर है, उसका नाम है सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, वहां से रिलेटेड है ये। वहां पर उस शहर को एल्डोराडो कहते हैं, उसका एक हिस्सा है ये, जिसको सोने का शहर कहा जाता है। ठीक है, तो और भी है कोई? जी, रेशम मार्ग या सिल्क रूट क्या है? ये आपने पहले भी कई बार बताया गया है कि चीन से लेकर यूरोप तक लगभग 6000 किलोमीटर लंबा रूट सिल्क रूट कहलाता था, जिससे रेशम यूरोप की ओर जाता था। नेक्स्ट, तो ये था आपका चैप्टर जो हमने क्वेश्चन आंसर सेशन के रूप में कंप्लीट किया। अब आप इसको अच्छे ढंग से रिवाइज करें, कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछें। ठीक है।